दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां की मिट्टी में आज भी वीरता की खुशबू आती है। एक ऐसा किला जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी की चोटी पर 700 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल किला। इसकी दीवारें इतनी मजबूत कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं भी इसे तोड़ नहीं सकीं। लेकिन इस किले की असली ताकत इसकी दीवारों में नहीं थी, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के दिलों में थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित यह किला सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा किला है और शायद सबसे खूनी भी। यहां 3 बार ऐसा हुआ जब हजारों राजपूत औरतों ने जिंदा जलकर अपनी जान दे दी और हजारों योद्धाओं ने केसरिया बाना पहनकर मौत को गले लगा लिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों यह किला इतना खास है, क्या हुआ था उन 3 जौहरों में, कौन थी रानी पद्मिनी और क्या सच में अलाउद्दीन खिलजी उनकी खूबसूरती का दीवाना था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सच में हुआ था या सिर्फ कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ की यह अमर कहानी। दोस्तों, आज से करीब 1400 साल पहले की बात है। राजस्थान में मौर्य वंश का एक राजा था, चित्रांगद मौर्य। अब ध्यान दीजिए, यह वही मौर्य वंश नहीं था जिसमें सम्राट अशोक हुए थे। यह एक अलग स्थानीय मौर्य राजवंश था जो राजस्थान के इस इलाके पर राज्य करता था। चित्रांगद एक दूरदर्शी राजा था। उसने सोचा कि अगर एक ऐसा किला बनाया जाए जो पहाड़ी की चोटी पर हो तो कोई भी दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। उसने चुना बेडच और गंभीरी नदी के बीच की एक विशाल पहाड़ी। यह पहाड़ी समुद्र तल से 180 मीटर ऊंची थी और यहीं से शुरू हुई चित्तौड़गढ़ की कहानी। किले का नाम भी इसी राजा के नाम पर पड़ा, चित्रांगद का किला यानी चित्रकूट, जो बाद में चित्तौड़ और फिर चित्तौड़गढ़ बन गया। लेकिन सच कहूं तो शुरुआती किला बहुत छोटा था। असली विस्तार तो बाद में हुआ। अगली कुछ सदियों में चित्तौड़ पर कई राजवंशों का राज्य रहा। पहले मेवाड़ के गुहिलोत राजपूत आए। इन्होंने किले को और मजबूत बनाया। फिर 728 ईस्वी में बप्पा रावल नाम के एक महान योद्धा ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल, यह नाम याद रखिए दोस्तों। यह वही योद्धा था जिसने अरब आक्रमणकारियों को राजस्थान से बाहर खदेड़ा था। उसने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की नींव रखी, जो आगे चलकर भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत घरानों में से एक बना। बप्पा रावल के बाद चित्तौड़ धीरे धीरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक बन गया। यहां से मेवाड़ के राजा पूरे राजस्थान पर अपना प्रभाव बनाए रखते थे। अब जरा सोचिए दोस्तों, 700 एकड़ यानी लगभग 2.8 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा इलाका। इतनी बड़ी जगह को किले की दीवारों में बंद करना कोई आसान काम नहीं था। चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारें 13 किलोमीटर लंबी हैं। हां, आपने सही सुना, 13 किलोमीटर। इन दीवारों की ऊंचाई 500 फीट तक है कुछ जगहों पर। किले में घुसने के लिए 7 विशाल दरवाजे बनाए गए थे, जिन्हें पोल कहा जाता है। हर दरवाजा इतना मजबूत था कि हाथी भी टकराकर थक जाएं। और सबसे खास बात, ये दरवाजे सीधी रेखा में नहीं थे। किले में घुसने के लिए आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाना पड़ता था। इससे दुश्मन की सेना को एक साथ हमला करने में दिक्कत होती थी। किले के अंदर सिर्फ महल ही नहीं थे, यहां मंदिर थे, तालाब थे, बावड़ियां थीं, बाजार थे, यानी एक पूरा शहर था। करीब 50,000 लोग इस किले में रहते थे। और सबसे बड़ी बात, किले में पानी की इतनी व्यवस्था थी कि सालों की घेराबंदी भी सह सकें। अब आते हैं सबसे मशहूर और सबसे विवादित कहानी पर, रानी पद्मिनी की कहानी। दोस्तों, 1303 की बात है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। वह भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर सुल्तानों में से एक था। उसने एक के बाद एक राज्यों को जीता था, गुजरात, मालवा, रणथंभौर। उसकी नजर अब मेवाड़ पर थी और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। उस समय चित्तौड़ पर राज करते थे राणा रतन सिंह। अब इस कहानी के 2 वर्जन हैं दोस्तों। एक है 16वीं सदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी कविता पद्मावत में बताया गया वर्जन, और दूसरा है इतिहासकारों का कहना। जायसी की कविता के मुताबिक रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका, की राजकुमारी थीं। वह इतनी खूबसूरत थीं कि उनकी सुंदरता की कहानियां पूरे भारत में फैली हुई थीं।
राणा रतन सिंह ने एक लंबी यात्रा के बाद उनसे शादी की और उन्हें चित्तौड़ ले आए। अब किले में एक राज दरबारी था, राघव चेतन। उसे किसी बात पर राणा रतन सिंह ने किले से बाहर निकाल दिया। बदले की आग में जलता हुआ राघव चेतन दिल्ली पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मिनी की खूबसूरती के किस्से सुनाए। अलाउद्दीन, जो पहले से ही चित्तौड़ को जीतने के बारे में सोच रहा था, अब और भी उत्सुक हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला कर दिया। महीनों तक चली घेराबंदी, लेकिन चित्तौड़ का किला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तब अलाउद्दीन ने चाल चली। उसने संदेश भेजा कि वह सिर्फ एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहता है, बस एक बार, दूर से। उसके बाद वह वापस दिल्ली चला जाएगा। राजपूत परंपरा में मेहमान नवाजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। राणा रतन सिंह ने सोचा कि अगर युद्ध टाला जा सकता है तो क्यों न इस प्रस्ताव को मान लिया जाए। लेकिन रानी को सीधे देखना संभव नहीं था, तो एक व्यवस्था की गई। एक कमरे में रानी पद्मिनी को बैठाया गया और दूसरे कमरे में शीशे के जरिए अलाउद्दीन को उनका प्रतिबिंब दिखाया गया। कहते हैं कि बस उस एक झलक में ही अलाउद्दीन पागल हो गया। जब अलाउद्दीन किले से वापस जा रहा था तो राणा रतन सिंह उसे विदा करने के लिए किले के बाहर तक आए। ये राजपूत शिष्टाचार था, लेकिन अलाउद्दीन ने धोखे से राणा को बंदी बना लिया। अब उसकी शर्त साफ थी, रानी पद्मिनी को दे दो, राणा को छोड़ दूंगा। लेकिन राजपूत औरतें कमजोर नहीं थीं दोस्तों। रानी पद्मिनी ने एक योजना बनाई। उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि वह उसके पास आने को तैयार है। अगले दिन किले से 700 पालकियां निकलीं। हर पालकी में कथित तौर पर रानी की सखियां थीं। अलाउद्दीन की सेना खुश हो गई कि रानी आ रही है। लेकिन जब पालकियां अलाउद्दीन के शिविर के पास पहुंची तो उनमें से औरतें नहीं, बल्कि हथियारबंद राजपूत योद्धा निकले। उन्होंने अचानक हमला किया और राणा रतन सिंह को छुड़ा लिया। अलाउद्दीन गुस्से से पागल हो गया। अब उसने पूरी ताकत से चित्तौड़ पर हमला करना शुरू कर दिया। महीनों की घेराबंदी के बाद एक दिन वह भयानक क्षण आया जब राजपूत योद्धाओं को समझ आ गया कि किला अब नहीं बचेगा। खाने का सामान खत्म हो रहा था, हथियार टूट रहे थे, योद्धा थक चुके थे। तब राजपूत परंपरा के मुताबिक 2 फैसले लिए गए। पहला, सभी पुरुष केसरिया बाना पहनेंगे। यह केसरिया रंग शहादत का रंग था। इसे पहनने का मतलब था कि अब लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ मरने के लिए लड़ी जाएगी। इसे साका कहते हैं। दूसरा, सभी महिलाएं जौहर करेंगी, यानी दुश्मन के हाथों अपमानित होने से पहले खुद ही अपनी जान दे देंगी। उस रात किले के अंदर एक विशाल चिता तैयार की गई। रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत महिलाओं ने अपने बच्चों को गले लगाया, एक आखिरी बार अपने पतियों को देखा और फिर उस चिता में कूद गईं। कल्पना कीजिए दोस्तों, उस रात क्या गुजरी होगी उन महिलाओं पर। कितना डर, कितना दुख, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने सम्मान को बचाने का दृढ़ संकल्प। सुबह होते ही केसरिया बाना पहने राजपूत योद्धाओं ने किले के दरवाजे खोल दिए और दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। राणा रतन सिंह और उनके हजारों योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब अलाउद्दीन किले में घुसा तो उसे मिली सिर्फ राख और खून से लथपथ एक खाली किला। वह रानी पद्मिनी तक कभी नहीं पहुंच सका। अब दोस्तों, यह सब बहुत बढ़िया कहानी है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच है? इतिहासकार बताते हैं कि रानी पद्मिनी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उस समय के किसी भी दस्तावेज में, न अलाउद्दीन के दरबार के इतिहासकार अमीर खुसरो के लेखन में, न किसी और समकालीन स्रोत में पद्मिनी का जिक्र नहीं मिलता। यह कहानी सबसे पहले 1540 में, यानी घटना के करीब 237 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी की कविता में आती है। और जायसी खुद कहते हैं कि उन्होंने यह एक सूफी रूपक के रूप में लिखा है, जहां पद्मिनी दिव्य सौंदर्य का प्रतीक है। तो फिर सच क्या है? सच यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर हमला जरूर किया था, यह तथ्य है। किला जीत लिया गया था, यह भी तथ्य है। और एक बड़ा नरसंहार हुआ था, यह भी सच है। लेकिन हमले का कारण पद्मिनी की खूबसूरती नहीं, बल्कि राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षा थी। अलाउद्दीन पूरे उत्तर भारत को जीतना चाहता था और चित्तौड़ एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था। और हां, जौहर जरूर हुआ था, यह राजपूत इतिहास में दर्ज है,
राजपूत महिलाओं ने वाकई में दुश्मन से बचने के लिए सामूहिक आत्महत्या की थी। यह एक दुखद लेकिन सच्ची परंपरा थी। तो दोस्तों, कहानी में कितना सच है और कितना मिथक, यह आज भी बहस का विषय है। लेकिन एक बात तय है, चाहे पद्मिनी ऐतिहासिक व्यक्ति हों या ना हों, उनकी कहानी राजपूत वीरता और बलिदान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुकी है। अलाउद्दीन की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। उसके बेटे और उत्तराधिकारी आपस में लड़ने लगे। इस अराजकता का फायदा उठाते हुए 1326 में राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ को वापस जीत लिया। राणा हमीर एक महान योद्धा थे। उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ को मुक्त कराया, बल्कि मेवाड़ राज्य को फिर से स्थापित किया। उन्होंने किले की मरम्मत करवाई और इसे पहले से भी मजबूत बनाया। लेकिन चित्तौड़ का असली स्वर्ण युग आया राणा कुंभा के शासनकाल में। दोस्तों, यह शायद भारतीय इतिहास के सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे महान राजाओं में से एक थे। राणा कुंभा ने 35 साल राज्य किया, और इन 35 सालों में उन्होंने क्या किया, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात, उन्होंने 32 किले बनवाए। हां, 32। पूरे मेवाड़ में 1 किलों का नेटवर्क बनाया जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरी बात, वे सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने संगीत पर किताबें लिखीं। वे खुद कई वाद्य यंत्र बजाते थे। उनके दरबार में देश के सबसे बड़े कवि और कलाकार थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। दोस्तों, अगर आप आज चित्तौड़ जाएं तो सबसे पहले जो चीज आपको दिखेगी वह है एक विशाल मीनार। 37 मीटर ऊंची 9 मंजिला यह मीनार, विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने इसे 1448 में बनवाना शुरू किया था, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी जीत के जश्न में। लेकिन यह सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं था। इस मीनार पर हिंदू देवी देवताओं की 157 मूर्तियां हैं। हर मंजिल पर अलग अलग देवताओं की कहानियां उकेरी गई हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पत्थर में लिखा हुआ हिंदू धर्म का एक विश्वकोश है। और सबसे मजेदार बात, आप इस मीनार के अंदर जा सकते हैं। 157 सीढ़ियां चढ़कर आप सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं, जहां से पूरे चित्तौड़ का नजारा दिखता है। राणा कुंभा के समय में चित्तौड़ सिर्फ एक सैन्य केंद्र नहीं रहा, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा का भी केंद्र बन गया। लेकिन दोस्तों, हर महान कहानी का एक दुखद अंत होता है। 1468 में राणा कुंभा की हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ा सदमा, हत्यारा कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका अपना बेटा उदय सिंह था। ध्यान दें, यह वह उदय सिंह नहीं है जो महाराणा प्रताप के पिता थे। राजगद्दी की लालसा में उदय सिंह ने अपने पिता को मार डाला, लेकिन राजपूत इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। आज भी उसका नाम घृणा से लिया जाता है। राणा कुंभा की मौत के बाद मेवाड़ में थोड़ी अस्थिरता आई। कई राजाओं ने कम समय के लिए राज किया और इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने। 1535 की बात है। बहादुर शाह गुजरात का एक शक्तिशाली शासक था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। उस समय चित्तौड़ की बागडोर संभाले हुए थे महाराणा विक्रमादित्य, जो बहुत युवा और अनुभवहीन थे। असली नेतृत्व उनकी मां रानी कर्णावती के हाथों में था। दोस्तों, रानी कर्णावती के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी भी बहुत प्रेरक है। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर लिया तो रानी कर्णावती ने समझ लिया कि वे अकेले नहीं लड़ सकती, उन्हें मदद चाहिए थी। और यहां आती है इतिहास की सबसे विवादास्पद कहानियों में से एक, राखी की कहानी। कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी। हां, वही हुमायूं जो मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था, बाबर का बेटा। राखी भेजने का मतलब था, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूं, अब मेरी रक्षा करो। अब सवाल यह है कि क्या यह सच है? इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि यह बाद में गढ़ी गई एक कहानी है। कुछ कहते हैं कि हां, यह हुआ था। सच जो भी हो, एक बात तय है, हुमायूं ने मदद भेजी, लेकिन वह मदद बहुत देर से पहुंची। बहादुर शाह की सेना बहुत विशाल थी। राजपूत योद्धा बहादुरी से लड़े, लेकिन संख्या में बहुत कम थे। जब रानी कर्णावती को पता चला कि किला अब नहीं बचेगा, तो उन्होंने वही फैसला लिया जो 232 साल पहले रानी पद्मिनी ने लिया था।
13 मार्च 1535 को हजारों राजपूत महिलाओं ने दूसरा जौहर किया। रानी कर्णावती ने अपने छोटे बेटे उदय सिंह को किले से बाहर सुरक्षित भेज दिया। यही उदय सिंह बाद में महाराणा प्रताप के पिता बने और फिर खुद जौहर की आग में कूद गईं। राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाणा पहना और दूसरा साका किया। महाराणा विक्रमादित्य और 13,000 राजपूत योद्धा लड़ते हुए शहीद हो गए। बहादुर शाह ने किला जीत लिया, लेकिन उसके हाथ सिर्फ एक खाली और खून से सनी जगह लगी। जब हुमायूं अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वह बहुत दुखी हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया और उसे चित्तौड़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ कहते हैं कि बहादुर शाह खुद ही कुछ समय बाद चला गया, क्योंकि वह चित्तौड़ को संभाल नहीं पा रहा था। जो भी हो, कुछ साल बाद राजपूतों ने फिर से चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अब आते हैं चित्तौड़ के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूनी अध्याय पर, तीसरा साका। रानी कर्णावती का छोटा बेटा उदय सिंह बड़ा होकर मेवाड़ का राजा बना। उसने चित्तौड़ को फिर से समृद्ध बनाया, लेकिन वह एक बड़े खतरे को देख रहा था, मुगल साम्राज्य। 1556 में अकबर दिल्ली का बादशाह बना और अकबर का सपना था पूरे भारत को एक मुगल साम्राज्य के अधीन लाना। एक एक करके राजपूत राज्य अकबर के सामने झुक रहे थे। आमेर, जयपुर के राजा ने अकबर से संधि कर ली। मारवाड़, जोधपुर के राजा ने भी संधि की, लेकिन मेवाड़ का राजा महाराणा उदय सिंह झुकने को तैयार नहीं था। 1567 में अकबर ने तय किया कि अब चित्तौड़ को जीतना जरूरी है। न सिर्फ इसलिए कि यह एक महत्वपूर्ण किला था, बल्कि इसलिए भी कि यह एक संदेश देना जरूरी था, जो मुगलों के सामने नहीं झुकेगा उसका यही हाल होगा। अकबर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके पास थी 50,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज, तोपें थीं, घोड़े थे, हाथी थे और सबसे बड़ी बात, धैर्य था। महाराणा उदय सिंह के सामने एक मुश्किल फैसला था। अगर वे चित्तौड़ में रहे तो घेराबंदी में फंस जाएंगे, अगर बाहर निकले तो किले का क्या होगा। उदय सिंह ने एक कठिन लेकिन समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने चित्तौड़ में अपने 2 बहादुर सेनापतियों जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया सड़िच को छोड़ा और खुद जंगलों में चले गए। क्यों? क्योंकि अगर वे बच गए तो मेवाड़ बचा रहेगा। वे बाद में लड़ाई जारी रख सकते थे और उदय सिंह ने वहां जंगलों में एक नई राजधानी बसाई, उदयपुर। लेकिन यह कहानी फिर कभी। अभी हम चित्तौड़ पर आते हैं। अक्टूबर 1567 में अकबर की विशाल सेना चित्तौड़ के बाहर डेरा डाल दी। किले के अंदर थे सिर्फ 8,000 राजपूत योद्धा, सामने 50,000 मुगल सैनिक। लेकिन संख्या से क्या फर्क पड़ता है जब आपके दिल में हिम्मत हो। 4 महीने तक घेराबंदी चली। 4 महीने अकबर की सेना ने हर तरीका आजमाया। दिन रात तोपों से गोलाबारी की गई, किले की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन राजपूत योद्धाओं ने हर हमले को नाकाम कर दिया। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया दोनों ही अद्भुत योद्धा थे। वे रात में किले से बाहर निकलकर मुगल शिविरों पर हमला करते थे, दिन में दीवारों से तीर बरसाते थे। अकबर परेशान हो गया। उसे तो लगा था कि कुछ हफ्तों में किला जीत लेगा, लेकिन महीने बीत गए और किला टूटा नहीं। दिसंबर में एक रात जयमल राठौड़ किले की दीवारों का निरीक्षण कर रहे थे। अकबर ने खुद अपनी राइफल उठाई और गोली चलाई। गोली जयमल के पैर में लगी। अब जयमल चल नहीं सकते थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि उन्हें अपने कंधों पर बैठा लो, और फिर वे इसी तरह एक सेवक के कंधों पर बैठकर लड़ते रहे। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक घायल योद्धा जो चल तक नहीं सकता, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ता। 4 महीने की घेराबंदी के बाद 23 फरवरी 1568 को मुगल सैनिक किले की दीवारों को तोड़ने में सफल हो गए। एक हिस्से में दीवार गिर गई। राजपूतों को पता चल गया कि अब यह अंतिम दिन है। अब तीसरा जौहर और तीसरा साका होने वाला था। किले की सभी महिलाओं ने अपने गहने उतार दिए, अपने बच्चों को गले लगाया, और फिर एक बार फिर वह भयानक दृश्य दोहराया गया। 16,000 राजपूत महिलाओं और बच्चों ने जौहर किया। उन्होंने किले के अंदर विशाल चिता बनाई और आग में कूद गईं, और फिर पुरुषों ने केसरिया बाना पहना। 8,000 योद्धा, जिन्हें पता था कि वे मरने जा रहे हैं, लेकिन सम्मान के साथ मरने जा रहे हैं।
जयमल राठौड़, जो अभी भी घायल थे और चल नहीं सकते थे, अपने सेवक के कंधों पर बैठे। पत्ता सिसोदिया ने अपनी तलवार उठाई और फिर किले के दरवाजे खोल दिए गए। राजपूत योद्धा चीते की तरह टूट पड़े मुगल सेना पर। हर योद्धा अकेला 10 से 15 दुश्मनों से लड़ रहा था। जयमल राठौड़ ने अपने सेवक के कंधों पर बैठे बैठे दर्जनों मुगल सैनिकों को मार गिराया, जब तक कि वे खुद शहीद नहीं हो गए। पत्ता सिसोदिया ने अपनी तलवार इतनी तेजी से चलाई कि चारों ओर दुश्मनों की लाशों का ढेर लग गया, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। एक एक करके सभी राजपूत योद्धा शहीद होते गए। शाम तक चित्तौड़ का किला मुगलों के हाथ में था, लेकिन जीत की खुशी नहीं थी अकबर के चेहरे पर। वह खुद हैरान था इस प्रतिरोध को देखकर। लेकिन दोस्तों, अब जो हुआ वह इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। अकबर इतना गुस्से में था कि उसने आदेश दिया, चित्तौड़ में जो भी आम नागरिक बचे हैं सबको मार दो। और उसके सैनिकों ने वही किया। 30,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मार डाला गया। दुकानदार, किसान, कारीगर, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा गया। इस नरसंहार को चित्तौड़ का कत्लेआम कहा जाता है और यह अकबर के इतिहास का सबसे काला धब्बा है। हां, वही अकबर जिसे हम अकबर द ग्रेट कहते हैं। इतिहास हमेशा सिर्फ एक पक्ष नहीं होता दोस्तों, लेकिन एक दिलचस्प बात भी हुई। अकबर इतना प्रभावित हुआ जयमल और पत्ता की वीरता से कि उसने आगरा में अपने किले के दरवाजे पर उन दोनों की मूर्तियां लगवा दी। हां, दुश्मन की मूर्तियां। यह अकबर का तरीका था यह कहने का कि भले ही वे दुश्मन थे, लेकिन असली योद्धा थे। तीसरे साके के बाद चित्तौड़ कभी पहले जैसा नहीं हो सका। महाराणा उदय सिंह और बाद में महाराणा प्रताप ने कई बार किले को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। 1615 में जहांगीर के समय में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हुई और चित्तौड़ मेवाड़ को वापस मिल गया, लेकिन तब तक उदयपुर नई राजधानी बन चुकी थी। चित्तौड़ का किला अब सिर्फ एक यादगार बन गया, एक शक्तिशाली अतीत की याद। विजय स्तंभ के अलावा चित्तौड़ में एक और ऐतिहासिक मीनार है, कीर्ति स्तंभ। इसे जैन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। यह 22 मीटर ऊंची मीनार 12वीं सदी में एक धनी जैन व्यापारी जीजा शाह ने बनवाई थी। यह जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इस मीनार की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से नग्न है, मतलब इस पर कोई प्लास्टर या रंग नहीं है, सिर्फ सादे पत्थर की नक्काशी, और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। किले के अंदर एक बड़ा महल है जो राणा कुंभा ने बनवाया था। यह महल कई मंजिला है और अपने जमाने में बहुत शानदार रहा होगा। आज यह खंडहर में है, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता दिखती है। यहां के कमरे, बालकनियां, तहखाने, सब कुछ उस समय की वास्तुकला का नमूना है। कहा जाता है कि इसी महल में रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। हालांकि इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन स्थानीय लोग यही मानते हैं। किले के दक्षिण में एक तालाब के बीच में एक छोटा सा महल है, पद्मिनी महल। कहानी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने इसी महल के सामने खड़े होकर तालाब के पानी में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था। आज यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तालाब का शांत पानी, उसमें महल का प्रतिबिंब, चारों ओर पेड़, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। दोस्तों, चित्तौड़ सिर्फ युद्ध और बलिदान की कहानी नहीं है, यह प्रेम और भक्ति की भी कहानी है। किले में एक मंदिर है जो मीराबाई को समर्पित है। हां, वही मीराबाई जो भगवान कृष्ण की परम भक्त थीं और जिन्होंने कृष्ण भक्ति में सैकड़ों भजन लिखे। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और उनकी शादी चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से हुई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। वे सार्वजनिक रूप से नाचती थीं, गाती थीं, जो उस समय के राज परिवारों में बहुत बड़ी बात थी। आज भी यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और यहां हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यह एक बहुत पुराना मंदिर है जो पहले सूर्य देवता को समर्पित था। 8वीं सदी में बना यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बाद में इसे कालिका माता, देवी काली का एक रूप के मंदिर में बदल दिया गया। आज भी यहां नियमित पूजा होती है। किले के अंदर कई जल स्रोत हैं, लेकिन सबसे खास है गौमुख कुंड। यह एक प्राकृतिक झरना है जो एक चट्टान से निकलता है। चट्टान को गाय के मुंह
गौमुख के आकार में तराशा गया है, इसलिए इसका यह नाम है। यह पानी साल भर बहता रहता है। इसी पानी की वजह से घेराबंदी के समय भी किले के लोगों को पानी मिलता रहता था। दोस्तों, चित्तौड़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह राजपूत संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। जौहर और साका, ये दोनों प्रथाएं भले ही आज हमें बर्बर लगें, लेकिन उस समय ये राजपूत सम्मान का हिस्सा थीं। राजपूतों के लिए मौत स्वीकार थी, लेकिन अपमान नहीं। सम्मान से मरना अपमान से जीने से बेहतर है, यह उनका मूल मंत्र था। चित्तौड़ की कहानियों ने भारतीय साहित्य को बहुत प्रभावित किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तो हमने देखी ही, लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों कविताएं, गीत और कहानियां चित्तौड़ पर लिखी गई हैं। राजस्थानी लोकगीतों में चित्तौड़ के वीरों की कहानियां आज भी गाई जाती हैं। पन्नाधाय, जयमल, पत्ता, पद्मिनी, सभी की गाथाएं लोकगीतों में जीवित हैं। आधुनिक समय में भी चित्तौड़ की कहानियां लोगों को आकर्षित करती हैं। 2018 में संजय लीला भंसाली ने पद्मावत फिल्म बनाई, जिसमें चित्तौड़ की घेराबंदी और रानी पद्मिनी की कहानी दिखाई गई। हालांकि फिल्म को लेकर बहुत विवाद हुआ था, लेकिन इसने एक बार फिर चित्तौड़ को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। आज चित्तौड़गढ़ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं, भारत से और विदेश से भी। 2013 में यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। आज अगर आप चित्तौड़ जाएं तो पूरा किला घूमने में एक पूरा दिन लग जाता है, इतना बड़ा है यह किला। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, क्या जौहर सही था? क्या सामूहिक आत्महत्या को महिमामंडित करना सही है? यह एक वाजिब सवाल है। आज के मानवाधिकार के युग में यह प्रथा बहुत क्रूर और गलत लगती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस समय का संदर्भ अलग था। हम इसे सही या गलत नहीं कह सकते, हम सिर्फ यह समझ सकते हैं कि उस समय यह क्यों हुआ। यह सवाल आज भी बहस का विषय है। चित्तौड़ की कहानी अकबर की छवि पर भी सवाल उठाती है। हम उसे अकबर द ग्रेट कहते हैं, उसकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन चित्तौड़ में उसने 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया। यह कैसे भुलाया जा सकता है? सच यह है कि इतिहास काला सफेद नहीं होता। अकबर एक महान प्रशासक था, एक सहिष्णु शासक था, लेकिन वह एक क्रूर विजेता भी था। दोनों बातें साथ साथ सच हो सकती हैं। दोस्तों, चित्तौड़ की कहानी खत्म होती है, लेकिन इसके सबक हमेशा के लिए हैं। पहला सबक, साहस और बलिदान। राजपूत योद्धाओं ने हमें सिखाया कि कुछ चीजें संख्या से बड़ी होती हैं। वे 8,000 थे और सामने 50,000 थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा सबक, सम्मान और गरिमा। भले ही हम जौहर प्रथा से सहमत ना हों, लेकिन उन महिलाओं का साहस और उनका अपने सम्मान के प्रति समर्पण हमेशा याद रहेगा। तीसरा सबक, प्रेम और भक्ति। मीराबाई की कहानी हमें बताती है कि प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। चौथा सबक, कला और संस्कृति। राणा कुंभा जैसे राजाओं ने हमें सिखाया कि एक महान शासक सिर्फ योद्धा नहीं होता, बल्कि कला और संस्कृति का संरक्षक भी होता है। दोस्तों, चित्तौड़ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास को कैसे देखा जाए। इतिहास काला सफेद नहीं होता। हर किरदार में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अकबर महान भी था और क्रूर भी। राजपूत बहादुर भी थे और कुछ मामलों में कठोर भी। हमें इतिहास को उसके संदर्भ में समझना होगा। उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, लोगों के पास क्या विकल्प थे, और सबसे बड़ी बात, हमें इतिहास से सीखना होगा। वही गलतियां दोबारा नहीं करनी है। आज के समय में जब हम इतिहास को भूलते जा रहे हैं, चित्तौड़ जैसे स्थल हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। यह सिर्फ पुराने पत्थरों का ढेर नहीं है, यह हमारी विरासत है, यह हमारी पहचान है। जब आप चित्तौड़ की उन ऊंची दीवारों को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि कभी यहां जीवन था, सपने थे, युद्ध थे, बलिदान थे। हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर दीवार एक गवाह है। तो दोस्तों, ये थी चित्तौड़गढ़ किले की कहानी। 3 साके, 3 जौहर, हजारों शहीद और एक अमर विरासत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध और जटिल है। यह सिर्फ राजाओं
और युद्धों की कहानी नहीं है। यह सामान्य लोगों की कहानी भी है, जिन्होंने अपने सम्मान और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसे और इतिहास के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि चित्तौड़ की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आप कभी चित्तौड़गढ़ गए हैं? और हां, अगली वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की, उस योद्धा की जिसने कभी अकबर के सामने हार नहीं मानी। तो बने रहिए हमारे साथ। जय भारत,